जय हिंद। फर्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स है अभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कोई डाउट्स? क्लियर है? अच्छा, कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं? कौन कौन से? लोक सेवक किस में आते हैं? और हमारे 5 वर्ष के टर्म वाले अस्थायी में। चलिए संविधान के सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चंद्रयान मिशन में सफल हो गए हम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ठीक है, जल्दी से एग्जाम वगैरह क्लियर करो, चांद में पहुंचो, है ना, या ऐसी सफलता प्राप्त कर लो जो चांद से कम ना हो। ठीक है, चलिए आज हमें जो सबसे मेन पॉइंट जिसपे हमें पढ़ना है संविधान को, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, मैं आपको पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है आपने? तो हमें पहले उसके फॉर्मेशन, उसके इतिहास की, भारत में उसका आगमन कैसे हुआ, इन चीजों को समझना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये भारत में आया क्यों, लागू क्यों किया गया। सबसे पहले ये बताओ कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। आपने एक नाम सुना होगा, बार्थेलेमियो डियाज, सुना है? और इन्हीं के साथ आपने एक नाम सुना होगा, केप ऑफ गुड होप, सुना है? केप ऑफ गुड होप, जिसने हमारी एशियन कंट्रीज को ढूंढने में मदद की, उसके जो आविष्कारक हैं या फाउंडर हैं वो है बार्थेलेमियो डियाज। अब हुआ क्या, ये तो सबसे पहले आ गए भारत। अब धीरे धीरे भारत में आप देखेंगे विदेशी व्यापारी आने लगे। क्यों? भारत में, क्योंकि बाजार अच्छा था, उन्हें भारत में एक अच्छा बाजार देखने को मिला। अब होता है, अब हम धीरे सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संविधान में हमें पुर्तगाली से लेना देना कुछ नहीं है। हम सीधे आगे बढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, रेगुलेटिंग से एक शब्द समझ में आ रहा है आपको, रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रण करना, रेगुलेट करना। तो ये नियंत्रण करने की आवश्यकता, ये रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज हमें समझना है। और यहाँ किसको रेगुलेट करने की बात हो रही है, क्यों रेगुलेट करने की बात हो रही है, जरूरत क्यों पड़ी इस रेगुलेशन की, ये चीज आज हम समझेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है सभी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। थोड़ा सा हम इसका इतिहास समझेंगे। देखो क्या हुआ, 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। ठीक है, कहां पर? ब्रिटेन में, कि हम एक व्यापारिक कंपनी है। अब प्रॉब्लम क्या आई, वो कहां आना चाहते थे? भारत आना चाहते थे, पर उस समय जो पोर्टुगीज थे, आपके पुर्तगाली थे, उसके बाद जो डच थे, वो कहीं ना कहीं भारत में उन्हें एंटर होने से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, भारत में एंटर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले बात आती है कि यदि किसी कंपनी को आना है तो सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? ब्रिटेन की क्वीन की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बढ़िया ग्रुप बनाया, अपनी कंपनी खड़ी करी, और जाते हैं क्वीन दीदी के पास। ठीक है, और क्वीन के पास जाकर बोलते हैं कि हमें प्लीज आप परमिशन दे दीजिए, किस चीज की? भारत में व्यापार करने की, हम जाना चाहते हैं। तो क्वीन ने बोला हमें क्या मिलेगा, है ना? तो उन्होंने इस चीज पे बात की कि हम वार्षिक तौर पर आपको 4 लाख पाउंड लगभग क्या करेंगे, पे करेंगे। हमें पूर्णतः एकाधिकार चाहिए, किस पे? केवल इंडिया पे नहीं। देखो, जो केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप के जितने भी पूर्वी देश थे, उन सारे देशों का नियंत्रण किसको चला गया, एकाधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। किसने दे दिया? रानी ने दे दिया। रानी एलिजाबेथ का नाम सुना है? एलिजाबेथ ने दे दिया। अब होता क्या है, 1600 से 1608 तक संघर्ष करने के पश्चात फाइनली ये कहां पहुंच जाते हैं? इंडिया पहुंच जाते हैं। याद है सूरत आए थे हेक्टर नामक जहाज से? सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं इंडिया। अब इंडिया आते हैं, अपना व्यापार करने की कोशिश करते हैं, अपने जो वस्तु हैं उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे इन्होंने सेल करते करते सोचा कि भारत में हमें किन चीजों को खोलना चाहिए, फैक्ट्रीज ओपन करनी चाहिए, है ना? फैक्ट्री यानी कारखाने ओपन करने चाहिए, हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे, और जितनी हमारी इनकम होगी उतनी ही ज्यादा इनकम किसकी होगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को ओके कहा कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब होता क्या है, उस समय तत्काल में जो शासन था भारत में, वो था मुगलों का। और मुगल गद्दी पर उस समय बैठे हुए थे जहांगीर। और जहांगीर के पास जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जाते हैं और बोलते हैं सर हमें इंडिया में फैक्ट्री ओपन करनी है, तो जहांगीर बोलते हैं निकल जाइए, पहली फुर्सत में आप यहाँ से जा सकते हैं, निकल जाइए, मैं जा सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ फैक्ट्री खोलने की परमिशन मैं नहीं दे सकता, ना ही मैं किसी प्रकार के पोर्ट को आपको कंट्रोल करने दे सकता हूँ। परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। क्या सोचा था, कितने सपने सजाए थे, पैसा कमाएंगे, बीवियों को खुश रखेंगे, क्या क्या करेंगे, रानी को खुश रखेंगे, सारे सपने उनको अपने चकनाचूर होते हुए दिख रहे थे।
फिर उन्होंने बोला कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो चले गए वापस से ब्रिटेन मदद लेने। अब देखो 1603 में एलिजाबेथ की हो जाती है मृत्यु और वो गद्दी संभालते हैं जेम्स प्रथम। ठीक है, कौन? अब वो जाते हैं जेम्स प्रथम के पास, बोलते हैं लॉर्ड, माय लॉर्ड, प्रभु, उनकी भाषा, हमारी भाषा में प्रभु, एक समस्या उत्पन्न हो गई है। तो बोलते चलिए ठीक है। अब तो एक सेकेंड, मदद मांगने किसके पास जाते हैं? जेम्स प्रथम के पास जाते हैं। जेम्स प्रथम के पास जाकर वो बोलते हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, जहांगीर हमें फैक्ट्री डालने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। जितना हम एक्सटेंड करेंगे उतना प्रॉफिट होगा, और जितना हमारा प्रॉफिट होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो जेम्स प्रथम को ये चीज थोड़ी सी गंभीर समझ में आई। तो जेम्स प्रथम ने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति को बुलाया, जिनका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो को बुलाया और बोला, थॉमस रो आप कहाँ जाइए? भारत जाइए और जहांगीर के साथ थोड़ी डील कीजिए और उन्हें इस चीज के लिए मनाइए कि वो हमें क्या करने दें, फैक्ट्रीज वहां पर ओपन करने दें। थॉमस रो थोड़ा समझदार और थोड़ा सा चालाक व्यक्ति था, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहाँ आ गए? भारत आ गए। भारत में उन्होंने जहांगीर को आकर बिल्कुल नहीं बोला कि सर फैक्ट्री डालने दीजिए। उन्होंने जहांगीर से बहुत ही शानदार तरीके से दोस्ती बनाई। दोस्ती बनाने के बाद उन्होंने गिफ्ट देना शुरू किया। गिफ्ट में तो आपको पता है, भारतीय हो चाहे मुगल हो, बहुत जल्दी बिक जाते हैं। ये इन्हीं ने बिगाड़ा है हम लोगों को, है ना, गिफ्ट में बिकना। ठीक है, तो उन्होंने गिफ्ट पे क्या किया? यूरोपीय वस्तुओं की आदत डालना शुरू किया। किसको? खूबसूरत यूरोपीय वस्तुएं, वासनाओं की चीजें, मदिरा, पान, सारी चीजें। सर लीजिए, डेली शाम को आ जाते थे अपने किसके पास? जहांगीर के पास। सर आज ये लाया हूं आपके लिए, आइए बैठ के एंजॉय करते हैं, मतलब खाते पीते हैं। क्लियर है? जहांगीर भी मस्त यार, ऐसे दोस्त सबको मिले, ये होती दोस्ती। तो जहांगीर को जब उन्हें समझ में आ गया कि जहांगीर इस चीज का क्या हो चुका है, आदि, यूरोपीय वस्तुओं का आदि हो चुका है ना। जैसे हम हो जाते हैं ना कि लिमिटेड जीवन चलता रहता है सामान्य सी वस्तु में, बट जैसी उससे अच्छी गुणवत्ता की चीज हमें मिली, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देते हैं, हमें वही चीज चाहिए। जहांगीर भी तो इंसान था, है ना। अब होता क्या है, जहांगीर को आदत डाल दिया और जहांगीर इतने खुश कि जहांगीर ने जेम्स प्रथम को लेटर लिख दिया कि मजा आ गया सर, मतलब आपकी दोस्ती, मतलब मेरा सपना पूरा हो गया, आप जैसा दोस्त मिल गया मुझे। आपको जो करना है करो, भारत आपका, मैं आपका, संपूर्ण शरीर में प्रस्तुत हूं आपके सामने। पोर्ट्स के अधिकार दे रहा हूं, जहां जहां मेरी रेगुलेशंस हैं, मैं वहां पर आपको फैक्ट्री और आपके सामान को बेचने, सेल करने, प्रॉफिट बनाने, हर चीज की परमिशन देता हूं। बिल्कुल बेफिक्र रूप से आप क्या कीजिए, अपना व्यापार करो। और कोई समस्या है तो आप मुझे बताना, बिल्कुल मैं बैठा हुआ हूं। बस आप जो मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, यानी आप जो मुझे सामान या वस्तुएं भेज रहे हैं, उस पर किसी प्रकार की रोक ना लगाई जाए। ये दोस्ती ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले इन्होंने क्या किया, भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपनी क्या खोलना शुरू किया। और कब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और कब 23 फैक्ट्रियां डल गई कुछ चंद ही सालों में, ये पता नहीं चला, है ना। बहुत तेज काम था इन लोगों का। व्यापार हेतु रानी की अनुमति, रानी द्वारा केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार। अब एक चीज याद रखना, यहां एक शब्द आता है एकाधिकार। एकाधिकार से तात्पर्य क्या है? ये जो मैंने शब्द यहां देखा एकाधिकार, इसका मतलब क्या है? हाँ, कि ब्रिटेन की जो रानी है वो किसी दूसरी कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार नहीं देंगी, बिल्कुल भी नहीं देंगी। केवल वहां कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एकाधिकार मिल गया। ठीक है, भारत में कंपनी का आगमन एवं संघर्ष, स्थापना कब हुई? 1600। भारत आगमन कब हुआ? 1608 में। तत्कालीन समय था मुगलों का शासन, जहांगीर थे। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में किसको भेजा गया? थॉमस रो को भेजा गया। जहांगीर को यूरोपीय वस्तुओं का आदी बनाया। जहांगीर द्वारा कारखानों की स्थापना की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। और 1647, 1608 में ये आते हैं। 1647 तक भारत में कितने? लगभग 23 कारखाने ये अपने बना चुके थे। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ही कार्य कर रही थी। अभी तक इन्होंने अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना शुरू नहीं किया है, केवल ये व्यापार ही कर रहे हैं। समझ में आया? यहां तक कहानी क्लियर है? अब चीजें आगे बढ़ती हैं। अब होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रंग दिखाना शुरू करती है। अब वो धीरे धीरे क्या कर रही है, भारत में अपने व्यापार के अलावा राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या करने लगी है? हिस्सा लेने लगी है। या बोलना चाहिए हिस्सा नहीं, उससे बोलना चाहिए हस्तक्षेप। हस्तक्षेप करने लगी है। इस राजा से दोस्ती है तो उनको अपने सुझाव देना, इस राजा से दोस्ती तो उनको अपने सुझाव देना, और दोनों के बीच में बिना मतलब के आगे मीडिएटर बनना और अपने फायदे का
सौदा करना। ये काम ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत अच्छे से करना जानती थी। अभी तक ब्रिटेन सरकार का या रानी का यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, केवल एक कंपनी के रूप में कार्य कर रहे हैं, है ना। अब होता क्या है, अच्छा सबसे पहले ये लेटर देखो आप, ये लेटर किसके द्वारा किसको लिखा गया है, ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया है जेम्स प्रथम को। द लेटर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप विच यू सेंड एंड द प्रेजेंट्स token of your good affections towards me I have received by the hands of your ambassador Sir Thomas Roe, who will well deserve to be your trusted servant। भरोसे में ले रहे हैं उनको, है ना, कि मतलब आपके द्वारा जो राजदूत भेजा गया वो बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है आपका। मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्या चीजें भेजी हैं। Upon which assurance of your royal love I have given my general command to all the kingdoms and ports of my dominions to receive all the merchants of the English nation as the subject of my friend। और इसके द्वारा उन्होंने क्या बोला, सब रख लो यार, ये दोस्ती बनी रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपके जैसा दोस्त मिल गया और क्या चाहिए हमें। ये लेटर आप आराम से घर पे पढ़ लेना और समझ जाना कि लोग बिकते कैसे हैं, आखिर कुछ थोड़े बहुत तोहफों में कैसे बिकते हैं, और इस यूरोपीय गिफ्ट्स ने, यूरोपीय वस्तुओं ने कैसे हमारे देश को बेचना शुरू कर दिया, ये धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आएगी, है ना। अक्सर क्या होता है, आपको ये दिखता है कि हमारा फायदा हो रहा है, एक्चुअल में हमारा फायदा नहीं होता है। वो छोटी छोटी चीजें हमारा बड़ा नुकसान करने के लिए क्या होती हैं, एक बहुत बड़ा कारण होती है ना। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और वो तो राजा थे, उन्हें तो समझना चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक मतभेदों में भाग लेना प्रारंभ किया। अब क्या होता है, अब आप सभी जानते हो उस समय पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, और एक तरफ फ्रांसीसी भी थे। बॉन्डी वॉश का युद्ध भी हुआ था 1760 में, एक तरफ फ्रांसीसी भी थे। तो ये क्या करते थे, उनकी फैक्ट्रीज पे हमला करते थे, है ना। वो चाहते थे अंग्रेज भाग जाए, अंग्रेज चाहते थे फ्रांसीसी भाग जाए, दोनों ही भागना नहीं चाहते थे, दोनों को ही अपना वर्चस्व बनाना था। तो ये क्या करते थे, अपने कारखानों की सुरक्षा के लिए क्या रखते थे, ट्रूप्स रखते थे। ट्रूप्स मतलब सैनिक या सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा बल रखते थे। ये सुरक्षा बल जो वो रखते थे, ये सुरक्षा बल कब धीरे धीरे उनकी सेना की टुकड़ी में परिवर्तित हो गया पता ही नहीं चला वक्त के साथ। ये केवल रखा गया था कारखानों की सुरक्षा के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी उसको धीरे धीरे अपनी आर्मी में कन्वर्ट करती जा रही थी, और उनका वर्चस्व कहां बढ़ते जा रहा था, हमारे भारत में बढ़ते जा रहा था। ये देखो 1778 तक इस मिलिट्री ट्रूप्स की संख्या बढ़कर 70,000 हो गई। 70,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। इससे कम संख्या में तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को दौड़ा दिया था, है ना, अंग्रेजों के पसीने छुड़वा दिए थे। अब क्या होता है, इनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है। अब होते हैं दो सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध, एक होता है प्लासी का युद्ध 1757 में, और एक होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। और 1764 का युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया था कि अब हमारा सानी यहाँ पर कोई नहीं है, अब भारत हमारा है, अब हम यहाँ पर अपना कानून और अपने डिसीजन धीरे धीरे स्टैब्लिश करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। युद्धों में लगातार अब चीजें बदलती हैं। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, बढ़िया पैसा कमा रही थी, पैसा कमा रही थी, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी क्या कर रही थी, बहुत बढ़िया पैसा वो भेज रही थी। अब होता यह है कि स्थितियां बिगड़ना बॉन्डी बक्सर के युद्ध के बाद बिगड़ना शुरू होती हैं। क्या होता है, युद्धों में ये लगातार पैसा खर्च करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें व्यापार से मतलब ही नहीं रह गया था, इन्हें मतलब रह गया था कि भारत पे अपना क्या बनाना है, वर्चस्व बनाना है। तो धीरे धीरे ये चीजें जब खर्चे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी होती गई, कमजोर होती गई। अब इनकी किस्मत ही बहुत खराब थी। सबसे पहली चीज क्या हुई, 1966 में इनका युद्ध होता है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली के साथ। हैदर अली के साथ ये वॉर करते हैं, और हैदर अली के साथ जो इनकी वॉर होती है वो 3 वर्ष चलती है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। और लास्ट में उस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता, लास्ट में उन्हें उसके पे विजय प्राप्त नहीं होती। और उन 3 वर्षों में आप जानते हैं युद्ध में कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसमें उन्होंने इतना खर्च कर दिया कि वो शून्य निकला उन्हें, क्योंकि कोई विजय प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद चलो जैसे तैसे संभल जाएंगे, हो गया खर्चा तो हो गया। पर फिर आता है ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल, बंगाल की भयानक भुखमरी। 1769 में क्या होता है, वहां एक बहुत बड़ी भुखमरी देखने को मिलती है, किसमें, हमें बंगाल में। क्यों देखने मिलती है? उस समय वहां वर्षा नहीं हुई, वर्षा वहां सूखा पड़ गया, और इसके बाद भी बंगाल की जो वहां गवर्नर्स थे वो वहां पर बंगाल की जनता पे हैवी टैक्सेस लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास खाद्यान्न खरीदने का भी पैसा नहीं था। और इस वजह से 1769 में बंगाल की 1/3 जनसंख्या भुखमरी से समाप्त हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। और धीरे धीरे युद्ध में पैसा खर्च करने के कारण, बंगाल को ना संभाल पाने के कारण, और एक चीज और है, इनके अधिकारी भ्रष्टाचारी थे।
है ना। ये मत सोचो ब्रिटिश से बहुत अच्छे थे, भ्रष्टाचार नहीं करते थे, बहुत अच्छा भ्रष्टाचार किया इन्होंने भी। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और लास्ट में उन्हें कटोरा लेकर, जैसे आज कटोरा लेके पाकिस्तान घूम रहा है पूरे विश्व के सामने, ये भी कटोरा लेकर किसके पास चले जाते हैं? ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं और बहुत अच्छे से सामने कटोरा रखकर ये विनती करते हैं कि हमें सहायता चाहिए, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब ब्रिटेन गवर्नमेंट को जब पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ये पूरी तरीके से ये खत्म हो जाए। क्यों? बहुत कुछ समय तक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया था और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट का वर्चस्व कहां पर बना हुआ था? भारत पर। तो अपनी इतनी अच्छी कंपनी को आज हम भी, भारत भी कोई देश होगा किसी अच्छी कंपनी को खत्म होने से बचाने की, बिल्कुल रिवाइव करने की कोशिश करेगा। तो ब्रिटेन ने भी बोला हम आपको रिवाइव करेंगे, हम आपको रिवाइव करेंगे, हम आपको देंगे 1 मिलियन पाउंड का ऋण। क्या देंगे? 1 मिलियन पाउंड का ऋण देंगे और इसके बदले हम लॉन्च करेंगे या हम पेश करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्यों? क्योंकि आपसे भारत में अब व्यापार नहीं किया जा रहा है, ना ही आप राजनीति वहां की संभाल पा रहे हैं। हाँ, इस चीज पे याद रखना कि 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अब एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई है, इनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी भारत में बिल्कुल बन रहा है। तो होता क्या है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज देखने मिलती है कि बहुत अच्छा मौका है ना, कंपनी को हटाकर किसका शासन लाने का? स्वयं का शासन स्थापित करने का इनिशियल स्टेज पर शुरू तो किया जा सकता है। तब उन्होंने पेश किया क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई? कैसे 1600 में कंपनी बनी, कैसे वो भारत आए, परमिशन नहीं दी, वो जेम्स प्रथम के पास गए, फिर थॉमस रो आए, थॉमस रो ने उन्हें आदि बनाया वस्तुओं का, फिर लेटर लिख के क्या बोल दे दिए, सारी परमिशन दे दी। फिर उन्होंने राजनीतिक भागों में हस्तक्षेप करना शुरू किया और राजनीतिक हस्तक्षेप करने के बाद धीरे धीरे युद्ध में आ गए। युद्ध के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और स्थिति बिगड़ती गई तो अब वो किसके पास गए मदद लेने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए हैं। ठीक है, तो फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड के ऋण की सिफारिश की तथा इससे ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करने का क्या मिल गया? अवसर। अब सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने से पहले हमें यह समझना होगा कि सही में ऐसी क्या वजह थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। तो इसके मुख्य 4 कारण समझे जा सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या? बंगाल की क्या? भूखमरी। ठीक है, आपसे संभाला नहीं गया, वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, आपने हैवी टैक्सेस लगा दिए जिस वजह से वहां पर भूखमरी से लगभग कितनी, 1/3 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चाय के व्यापार में भारी नुकसान। भारत उस समय चाय का बहुत उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चाय लेकर पूरे विश्व में क्या करती थी? बेचती थी, जिसमें उनका सबसे बड़ा जो खरीदारक था वो था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका में क्या हुआ, जो डच थे वो इनलीगल रूप से 85% चाय की कमी को क्या कर देते थे? पूरा कर देते थे। अब वो चाय की कमी जब डच पूरा कर रहे हैं तो भारत में जो चाय अब अमेरिका जाती थी उसका एक्सपोर्ट क्या हो गया? रुक गया, कम हो गया। और वो जो चाय थी वो हमारे भारत के कारखानों में रखी रखी ही क्या होने लगी? खराब होने लगी, जिसकी वजह से व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देखने को मिला? बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से चला था। इसकी वजह से 3 वर्ष इन्होंने युद्ध में पैसा खर्च किया। हैदर अली के साथ युद्ध करने पर कोई भी परिणाम इन्हें हासिल नहीं हुआ और लास्ट में ये भी इनका एक वित्तीय विफलता का कारण बना। और कंपनी के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला, देखो भ्रष्ट व्यक्ति हर जगह होते हैं, कोई देश ये क्लेम नहीं कर सकता कि वहां भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है, सबको प्रॉफिट निकालना है। और जहां भी किसी को थोड़ा सा भी कमाने का मौका मिलता है ना, बहुत ही कम ईमानदार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऐसा काम नहीं करते, है ना, जैसे मैं, है ना। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखना, मैंने आपको बोला कि ये पहले एक कैसी कंपनी थी? ये व्यापारिक कंपनी थी, बढ़िया बिजनेस करने आई थी, सामान बेचती थी, प्रॉफिट बनाती थी। इन्होंने क्या किया, जो अपनी फैक्ट्रीज बनाई, वो फैक्ट्रीज धीरे धीरे कब उनके फोर्ट में और वो फोर्ट्स कब उनके हेडक्वार्टर्स में बदलने लगे ये पता ही नहीं चला। उन्होंने अपना बंगाल में जो पहली चीज, उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई। कितनी? 3, जिसमें सबसे प्रमुख थी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ये जो प्रेसिडेंसीज थी ये एक्चुअल में उनके हेडक्वार्टर्स थे। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसका जो हेडक्वार्टर था वो था फोर्ट विलियम, नाम सुना होगा आप लोगों ने फोर्ट विलियम का। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसका हेडक्वार्टर था बॉम्बे कैसल। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका हेडक्वार्टर था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये इनके किले बन चुके थे।
यहां से ये पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे थे। इन्होंने पूरे भारत को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना। अब इन प्रेसिडेंसी पे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंट्रोल कौन लाने वाला है? ब्रिटिश गवर्नमेंट लाने वाली है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है ये समझना, उससे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा कैसा था? ढांचा मतलब स्ट्रक्चर। आज आप कोई आयोग पढ़ते हो तो उस आयोग में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, फिर कोई समिति के सदस्य होते हैं। वैसे उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ढांचा हुआ करता था। पहले हुआ करते थे क्लर्क, और सारे के सारे क्लर्क किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर को रिपोर्ट करते थे। और जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो गवर्नर्स किसको रिपोर्ट करते थे? वो गवर्नर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते थे। ये पॉइंट याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी? 24। बार बार बोल रहा हूं, याद रखना कितनी है? 24 है। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको करते थे रिपोर्ट अपना? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स को। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? गवर्नर्स को अपॉइंट करना। ये चीज समझ में आ गई? सबसे पहले क्लर्क किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर किसको रिपोर्ट करते थे? और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी? 24। अब देखो आगे चीजें समझ में आएंगी आपको। होता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया? क्योंकि उन्होंने ऋण लिया किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, 1 मिलियन पाउंड का। रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो अब तक क्या था? ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। इन तीनों प्रेसिडेंसीज में क्या थे? गवर्नर थे। सबके एक गवर्नर हुआ करते थे। और ये सभी गवर्नर किसको रिपोर्ट करते थे? किसको? डायरेक्टर्स को। अब हुआ क्या, ये अभी स्वतंत्र हैं, ठीक है। मान लीजिए हर एक प्रांत है और हर प्रांत के एक स्वतंत्र राजा है। ये वहां पर अपने एरिया को संभालते थे। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, ये अपना प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, और ये अपना मद्रास प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। अब हुआ क्या, अभी तक ये स्वतंत्र है एकदम, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। पर रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इनकी शक्तियों में किया जाता है परिवर्तन। और अब आपको समझना है जो सबसे बड़ा मेजर परिवर्तन किया गया था। सबसे बड़ा मेजर परिवर्तन ये किया गया था कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, या बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्हें क्या बोला जाने लगा? गवर्नर जनरल। क्या बोला जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को बोला जाने लगा गवर्नर जनरल। सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनाए? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब होता क्या है, जो 2 प्रेसिडेंसीज थी आपकी, एक बॉम्बे और एक मद्रास, इसको किसके अंडर में कर दिया गया? बंगाल के अंडर में कर दिया गया। कि ये दोनों में गवर्नर तो बैठेंगे, पर ये दोनों गवर्नर अब किसको रिपोर्ट करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को करेंगे। ये बेचारे केवल गवर्नर रह गए, और ये क्या बन गए? ये गवर्नर जनरल बन गए। गलत हुआ ना दोनों के साथ? आप समान शक्तियों के साथ अब तक भारत में काम कर रहे थे, और हो क्या गया, एक हमारा राजा बन गया और 2 उसके सहायक बन गए। अब होता क्या है, ये दोनों रिपोर्ट करने लगे बंगाल के गवर्नर को, और बंगाल का गवर्नर अब किसको रिपोर्ट करने लगा? किसको? नहीं नहीं, जी हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नर किसको रिपोर्ट कर रहे थे? और ये गवर्नर अब डिवाइड हो गए, बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करने लगे, और बंगाल का गवर्नर किसको करने लगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, ये पहला बदलाव हुआ। सबसे पहला बदलाव क्या किया गया कि गवर्नर पद को बदल दिया गया और उसकी शक्तियों में परिवर्तन कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने आपके? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का गवर्नर जनरल अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एवं शेष गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या करने लगे? रिपोर्ट करने लगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया कब आपका? 1773 में। बंगाल के गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाया गया, कम किया गया? बढ़ा दिया गया। गवर्नर को गवर्नर से क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, किसको रिपोर्ट करने लगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने लगे। और क्या बदलाव हुआ देखते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी व काउंसिल का निर्माण किया गया। अभी हमने बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? अब क्या हुआ, ये जो गवर्नर जनरल है, इसकी सहायता के लिए, या बोला जा सकता है इसके बोर्ड में किसको रख दिया गया? 4 एग्जीक्यूटिव बॉडी या 4 कार्यकारिणी सदस्य।
4 कार्यकारिणी सदस्यों को क्या कर दिया गया, सहायक के रूप में रख दिया गया। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, 4 कार्यकारिणी सदस्य इसके साथ रख दिए गए। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अभी तक देखो, आपको क्या लग रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ गई? नहीं, अब वो परेशान होना शुरू हो जाएगा। देखो, सिंपल था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले 3 प्रेसिडेंसीज थी। तीनों प्रेसिडेंसीज में उनके क्या बैठते थे, गवर्नर बैठते थे। 1773 आया, 1773 में इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और 2 गवर्नर्स को उसके अंडर में रख दिया। और इनके पास में एक टेबल लगाकर 4 किन लोगों को बैठा दिया, कार्यकारिणी सदस्यों को, या एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या बॉडी को बना दिया। अब जो बंगाल का गवर्नर था या गवर्नर जनरल था, वो कानून बनाता था केंद्र के। समझ में आ रहा है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो कानून कहां के बनाता था, केंद्र के। पर जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो कानून कहां के बनाते थे, वो अपने क्षेत्र के। आप यहां देख रहे हो, यहां पे केंद्र की विचारधारा जन्म ले रही है। आज भारत यही कार्य करता है, एक केंद्र की सरकार अलग है और राज्यों में सरकार अलग है। देखो, आपको पहला एग्जाम्पल देखने मिल रहा है कि सबसे प्रथम यहां पर हुआ था कि केंद्र और क्षेत्रों के अधिकारों को विभाजित किया गया था। क्लियर है? तो अब बंगाल का गवर्नर कहां कानून बनाएगा, केंद्र में, और बॉम्बे और मद्रास का अपने क्षेत्र में। ठीक है, दिखने में आसान लग रहा है, प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। इन्होंने क्या किया, इस एक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी। तो इन्हें वो मेजर पॉइंट्स नहीं देखे जो यहां पर नहीं होने चाहिए थे, या उन चीजों को परिभाषित नहीं किया जिन्हें परिभाषित करना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अब होता क्या है, हाँ, एक मेन पॉइंट ये चीज याद रखना, 1774 का आपको सुप्रीम कोर्ट याद है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आपका कहां बना था, कोलकाता में बना था। अच्छा, मैंने आपसे अभी कोलकाता में एक हेडक्वार्टर की बात करी, जिसका नाम क्या है, थोड़ा पीछे चलें, वापस से चलते हैं। कोलकाता में एक हेडक्वार्टर दिख रहा है आपको, मतलब बंगाल में, फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम में ही क्या खोला गया, आपका सुप्रीम कोर्ट खोला गया। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया 1774 में, ये किन के लिए खोला गया था, भारतीयों की समस्या सुनने के लिए या ब्रिटिशर्स की? ब्रिटिशर्स की। ये केवल ब्रिटिशर्स के वाद को ही सुनता था, यहां पर भारतीयों के न्याय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो वर्तमान में तो अभी नहीं की गई है। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चीजें आई हैं, पहला, गवर्नर को क्या बना दिया गया है, गवर्नर जनरल बना दिया है। आपके बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी या गवर्नर को किसके अंडर में कर दिया गया है, बंगाल के अंडर में कर दिया गया है। केंद्र के कानून कौन बनाएगा, बंगाल बनाएगा, और अपने क्षेत्र के कानून कौन बनाएगा। और गवर्नर की चेयर के बाजू में एक टेबल लगा 4 किन लोगों को बैठा दिया गया है, एक काउंसिल को या कार्यकारिणी सदस्यों को बैठा दिया गया है। अब पता है प्रॉब्लम कहां आती है, जब तक एक व्यक्ति ईमानदारी से या समझदारी से अपना कार्य करे तब तक सही है, जब तक 4 लोग उसके पास में बैठ के उसकी बुद्धि में परिवर्तन ना करें। चलो ठीक है, परिवर्तन किया तो किया, हम तो अपने मन की करेंगे, गवर्नर ये भी बोल सकता था। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम ये कर दी कि आप कोई भी कानून यदि पारित करोगे तो किसका अनुमति या होना सहाय जरूरी है, किसकी अनुमति, उन 4 में से कम 2 लोगों की सहमति होना क्या है, आवश्यक है। अब सहमति में प्रॉब्लम आ गई। देखो, 4 लोग हैं, मान लो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ बढ़िया शाम को बैठ के खाना खा रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अच्छे से खाना नहीं बनवाया उनके लिए, उनका दिमाग खराब हो गया। अब कल कानून लाने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स, सब लोग गुस्से में क्या बोलेंगे, हाँ बेटा कल करते हैं, हम सहमति देते हैं, हो गया तेरा कानून। अब ये कानून पारित हम नहीं होने देंगे। और एक्चुअल में हुआ यही, खाने वाली बात नहीं, खाने वाली बात नहीं हुई, हुआ यही कि ये 4 लोगों में 3-3 लोग अपना क्या बना लेते थे, गुट बना लेते थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स जब आते थे, ये कानून मैंने पेश किया है, हमें इसे लागू करना है, तो वो बोलते थे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा, बाद में समझेंगे, अभी जाओ यहाँ से। तो ये तो समस्या हो गई ना, ये क्योंकि आपने शक्तियों का बंटवारा ही नहीं किया। यहाँ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो बेचारा मेहनत कर रहा है, भारत को देख रहा है, अच्छा भारत में इस कानून की जरूरत है, अच्छा हमें ये चेंजेस करने चाहिए, अच्छा हमें ऐसी बॉडी बनानी चाहिए। बहुत मेहनत किया, रात भर जाग कर मेहनत करा, सुबह गया, 4 के पास फटाफट साइन करो, तो वो बोलते ना हो पाएगा, कल रात को दिमाग खराब किया था ना तुमने हमारा, अब नहीं कर पाएंगे हम साइन, ठीक है जाओ। तो एक ये समस्या निकल कर आई, क्योंकि साफ साफ लिखा था कि कम से कम 2 कार्यकारिणी सदस्यों का क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। उसके बाद ये तो ठीक एक समस्या, चलो जैसे तैसे निपटे। तो इसमें एक दूसरी समस्या सबसे ज्यादा सामने आ गई कि जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी वो कंट्रोल करती थी किसको, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को। अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी यही नहीं समझ पा रही थी कि भाई हमारी शक्तियां क्या, हमें बताओ तो
किस क्षेत्र में हमें बंगाल से पूछना है, किस क्षेत्र में बंगाल से नहीं पूछना है, ये तो बताओ। आज जैसे भारत की शक्तियां केंद्र और राज्य में बहुत अच्छे तरीके से संविधान में लिखी गई हैं और डिवाइड की गई हैं, पर उस समय इस एक्ट में डिवाइड नहीं की गई थी। उन्हें खुद ही नहीं पता होता था किस चीज के लिए गवर्नर जनरल से परमिशन लेना है, किस चीज के लिए गवर्नर जनरल से परमिशन नहीं लेना है। तो इस चीज की एक समस्या आई। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी अच्छी चीजें थी, अच्छी चीजें तो नहीं बोलना चाहिए, खामियां ज्यादा निकल कर आ गई। इससे बड़ी एक और खामी निकल के आ गई। अब वो देखो आप, अभी मैंने बोला आपसे कि 1774 में क्या बना आपका सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जो प्रथम चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था? अब इन्होंने क्या किया, देखो रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट बनाने के बाद इन्होंने शक्तियों का बंटवारा ठीक से नहीं किया। उस वजह से प्रॉब्लम अब क्रिएट होती है कि अब तक गवर्नर के साथ गवर्नर जनरल परेशान थे कि किसकी आपकी शक्तियां कौन सी बता दो, या हमारी शक्तियां कौन सी हैं ये बता दो। इस चीज में परेशान थे। गवर्नर जनरल वैसे ही परेशान थे अपने बोर्ड मेंबर से, ये सहमति नहीं देते हैं यार। अच्छा चलो, रात को उन्होंने अच्छे से खाना करवाकर उनकी सहमति के लिए उन्हें मना लिया, खुश कर दिया, शाही पनीर बन गया, खुश हो गए। अब वो बोलेंगे अब मजा आ गया है हेस्टिंग साहब, कल तो साइन पक्का अभी ले लो यार, मन तृप्त हो गया है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत खुश हैं, एकदम साइन करवा लिया। अगले दिन उन्होंने चारों से क्या करवा लिया, साइन। चलो चार नहीं की तो दो कर लिए ना, कानून तो पास होने को तैयार है। प्रॉब्लम आ गई, सर एलिजा एम पे बैठे हुए हैं वहां पर, क्योंकि आपको कानून पारित करने से पहले किसकी परमिशन लेना पड़ेगा, एलिजा एम पे, सुप्रीम कोर्ट से। अब क्या होता था, वॉरेन हेस्टिंग्स यहां से शानदार तरीके से कानून लेते थे, उसको कहाँ भेजते थे, एलिजा एम्पे के पास, और एलिजा एम्पे बोलते थे मुझे नहीं बुलाया था खाने में तुमने मुझे बुलाया था, चारों काउंसिल मेंबर्स को बुला लिया, मैं आया खाने पे, मुझे खिलवाया पनीर नहीं ना, बेटा जाओ, नहीं हो पाएगा। टेंशन में वॉरेन हेस्टिंग्स की बता देते सर बुला लेते, हम कॉल तो किया था, लगा नहीं आपका कॉल, है ना। अब यहां प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की पावर्स को यहां पे डिफाइन नहीं किया गया। अब इस वजह से क्या होने लगा कि गवर्नर जनरल सोचता था कि भारत, ये मतलब जो उस समय का देश है वो मेरे कंट्रोल पर रहेगा, जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा, वो मैं बनाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट बोलता था नहीं, चीज किसके हिसाब से चलेंगी, मेरे हिसाब से। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या डालना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं चलाऊंगा चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी, ये कहते थे मैं चलाऊंगा चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी। तो ये सारी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में हमें देखने को मिली, जिस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने की जरूरत पड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स तो दौड़ के चले गए किसके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, बहुत परेशान करके रख दिया इन्होंने, कुछ करो आप, हमसे तो हैंडल नहीं हो पा रहा है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब लेकर आएगी आपके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या लेकर आएगी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही जाकर अब गवर्नर जनरल की अपनी वास्तविक शक्तियों को क्या करेगा, जग जाहिर करेगा। अब गवर्नर जनरल पावरफुल होकर निकलेगा कि आ जाओ, अब हिम्मत है तो बात करके दिखाओ, अब कानून मैं बनाऊंगा और डिसीजंस किसके होंगे, मेरे होंगे। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट की विचारधारा या कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, उसकी कमियां आई, और उन कमियों को दूर करने के लिए अब आगे आपके लिए कौन आने वाले हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम आज नहीं पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो नेक्स्ट क्लास में, आज इनको लड़ने दो। आज आप एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या करने दीजिए, लड़ने दीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स यहां परेशान है, इस तरफ उनके कौन खड़े हुए हैं, चार काउंसिल मेंबर, इस तरफ उनके खड़े हुए हैं कौन, एलिजा एम्पे, और सामने बॉम्बे और मद्रास उनको निहार रहे हैं। सर प्लीज बता दीजिए हमारी कौन सी शक्तियां हैं, प्लीज सर, बहुत टेंशन है, पागल हो गए हैं, क्या लागू करना है क्या लागू नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले रुक जा भाई, सांस लेने दे, मैं जा रहा हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, अब वही कुछ करेगी, तब मैं लौट के आता हूँ, फिर बताता हूँ। फिर कौन सा एक्ट आता है आपका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये है आपके सर एलिजा एम्पे, भारत के पहले चीफ जस्टिस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। और ये टेंशन में कौन बैठे हैं आपके, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा, कुछ करने नहीं दूंगा, परेशान कर दिया, इसका कुछ करना पड़ेगा। और ये कहाँ गए कुछ करने, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए। अब हम देखते हैं आगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है। समझ में आया? तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर है, कैसे भारत में एंट्री लिए, कैसे हमारे मासूम से व्यक्ति को फंसाया, उसको आदी बनाया अपनी वस्तुओं का, जबरन उससे परमिशन लेके अपनी फैक्ट्रीज डाली, फैक्ट्रीज से धीरे धीरे राजनीतिक परिवर्तन होने लगे, राजनीतिक में हस्तक्षेप होने लगा, और फैक्ट्रीज को अपने हेडक्वार्टर्स बना लिया, उन हेडक्वार्टर्स में अपनी टुकड़ियां रखने लगे, सेना को रखने लगे, और उसके बाद फाइनेंशियली क्या हो गए, वीक हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। फिर भीख मांगने किसके पास गए,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ओके डन, 1 मिलियन पाउंड ये लो कर्ज, हम क्या लेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे 1773। क्या करोगे आप रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में हम ये करेंगे कि अब बंगाल को हम क्या बोलेंगे, गवर्नर को गवर्नर जनरल, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अंडर कर देंगे। क्लियर है। और हाँ, हम एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाएंगे कलकत्ता में, जिसका नाम, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन बनाएंगे, एलिजा एम्पे, है ना। और एक चीज, गवर्नर जनरल अकेले डिसीजन नहीं लेगा, उसके पास में हम 4 लोगों को बैठाएंगे, और वो 4 लोग हमारे होंगे, हम है, हमें वो बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और भारत में चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। हाँ, एक चीज अब मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद बदलाव क्या नहीं हुए, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बदलाव रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद ये नहीं हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को नहीं छीना गया। एकाधिकार मतलब आज भी केप ऑफ गुड होप के जो पूर्वी देश है उस पर केवल कौन व्यापार कर सकता है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। दूसरा जो सबसे मेजर इसमें चेंज आया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक व्यापारिक समझ रही थी कंपनी, वो अब क्या समझने लगी कि केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं है, ये एक राजनीतिक कंपनी भी बन रही है। तो ये चीजें कब हुई हैं, जो बदलाव नहीं हुए हैं, है ना। उन्होंने अधिकार नहीं छीने, पर अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के रंग बदल रहे हैं, अब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होंगी, और आपको पता चलेगा कि कैसे एक्ट्स आते गए। आपने भारतीय संविधान जितना भी पढ़ा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो छोटी छोटी चीजें आपके सामने है ना, यही हमारे संविधान की नींव के पत्थर बन रहे हैं। छोटे छोटे कंकड़ ही जुड़कर एक विशाल संविधान का निर्माण करेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाएगा, है ना। आज आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में, चलो ठीक है कितनी भी खामियां हो, कुछ भी हो, पर रेगुलेटिंग एक्ट में आपको एक चीज देखने मिली कि इन्होंने केंद्र और राज्य संबंध दिखा दिए हमको, है ना। कि कैसे एक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो केंद्र में कानून बनाता था, और कैसे बाकी लोग किसमें बनाते थे, अपने क्षेत्र में। तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने मिला, हमें एक नई विचारधारा देखने मिली, है ना, काउंसिल मेंबर्स देखने मिले। तो इन चीजों को थोड़ा सा कहानी के तौर पे हम और आगे ले जाएंगे। आज पूरे दिन इन दोनों को लड़ने दीजिए, कल हम क्या करेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आएंगे, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इनका सेटलमेंट करवाएंगे, और पावरफुल किसको बनाएंगे, ये पावरफुल। कल ये आपको हंसता दिखेगा पक्का, कल ये आपको एकदम हंसते हुए दिखेंगे कि अब मैं क्या हो चुका हूं, पावरफुल हो चुका हूं, है ना। अभी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट्स है तो बताइए, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो बताइए। कौन सा, ड्रॉबैक्स, ठीक है, कमियां। मैं पढ़कर बताता हूं आपको एक एक चीज, ठीक है, ताकि आपका मुझसे कोई पॉइंट ना छूटे। सबसे पहले, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई, ये एक ड्रॉबैक ही है। अगर गवर्नर जनरल पावरफुल होगा तो कोई भी कानून को वो क्या कर सकता है, समय से पारित कर सकता है। पर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या आपके जो काउंसिल के मेंबर हैं वो उसको क्या नहीं करने दे रहे हैं, पारित नहीं करने दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है। जो चीज उन्हें अच्छी लगेगी वो क्या होगी, केवल पारित होगी, जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी वो पारित नहीं होगी। और मान लीजिए कि इन लोगों में यदि 3 लोगों ने एक गुट बना लिया कि उन्हें पता है कि हमें इस चीज को क्या करना है, मना ही करना है। आज भारतीय संसद में यदि कोई कानून आता है, पारित होता है, और हमें सहमति चाहिए 50% प्लस 1 लोगों की, और सबने डिसाइड करा है कि हम इसको नो करना है, तो क्या वो पारित हो सकता है, चाहे वो कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, कानून बनाने के अधिकार बंगाल को केंद्र के दे दिए गए, और बॉम्बे और मद्रास को अपने क्षेत्र के दे दिए गए। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय की स्थापना, अच्छे तत्व है, एक सेकेंड। शक्तियों का अस्पष्ट वर्गीकरण, मैंने आपको बताया कि खुद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को यह नहीं पता होता था कि हमारी पावर्स क्या है। गवर्नर जनरल को यह नहीं पता होता था कि मैं कानून कैसे पारित करूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मुझे कानून पारित करने ही नहीं देता है। मैं जैसे जैसे अपने काउंसिल मेंबर्स को समझाता हूं, कानून पास करने के लिए आगे बढ़ाता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट मुझे क्या कर देता है, वहां पर रोक देता है। मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, लेकिन इनके बीच शक्तियों का विभाजन अस्पष्ट था। गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेने से पूर्व कारकांडी परिषद की आज्ञा लेनी पड़ती थी, है ना। उच्चतम न्यायालय और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों तथा संबंधों को परिभाषित नहीं किया गया। दोनों ही एक दूसरे पर अधीन, दोनों ही एक दूसरे को अपने अधीन करना चाहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष यह समस्या थी कि वे दोनों में से किसके आदेशों का पालन करें। अब एक बात बताइए, ये सारी बोर्ड मेंबर्स बैठा दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां पर अपना व्यापार कर रही है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़े, किसकी बात माने, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना, गवर्नर जनरल बोलता है तो मैं बोला था ना कल ऐसा करो। ये समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न होने लगी वहां पर। तो ये किसके ड्रॉबैक्स आगे देखने को मिले हमें, रेगुलेटिंग एक्ट के। अब ये कमियों को ही दूर करने, अब एक चीज है,
ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जब वॉरेन हेस्टिंग्स इस चीज की शिकायत करते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो इस चीज को बोल दिया जाए कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सडन उस पर क्या दिखाया, अपना रिएक्शन दिखाया कि नहीं, हम अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहते हैं, हम इस पर ध्यान देंगे, और अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो निश्चिंत रहो, सारी चीजें ठीक होंगी और अब हम आपको पावरफुल बना देंगे और शक्तियों का बिल्कुल अच्छे तरीके से विभाजन करेंगे। और इसके बाद आता है फिर पिट्स इंडिया एक्ट और काफी एक्ट्स आएंगे जो इन चीजों को दिन ब दिन क्या करते जाएंगे, सुधारते जाएंगे। क्लियर है? और कोई डाउट नहीं है? काफी आज के लिए। चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।